नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। 30 जनवरी वो दिन था जब देश में कोरोना का पहला केस आया था। एक केस से 10,000 केस तक पहुंचने में करीब 2.5 महीने का वक्त लगा। 13 अप्रैल को देश में कोरोना का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया था। और अगर अब बात मई की हम करें तो सिर्फ 16 और 17 मई यानी कि 2 दिन में ही कोरोना के 10,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। 17 मई को 24 घंटे के अंदर 5,200 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 16 मई को 4,800 से ज्यादा मामले सामने आए थे। अब कुल आंकड़ों की अगर बात करें तो देश में पॉजिटिव केस का आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है। 3,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह तो रही देश के आंकड़ों की बात, लेकिन अगर आप प्रदेश के आंकड़ों की बात कर लें तो हरियाणा में पॉजिटिव केस का आंकड़ा 950 को पार कर चुका है। गुरुग्राम एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। फरीदाबाद से भी आए दिन मामले सामने आते रहते हैं। फरीदाबाद में 4 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सोनीपत में भी आंकड़ा 100 को पार कर चुका है, यानी कि दिल्ली से सटे हुए जितने भी जिले हैं वहां पर हाल बुरा है। अब आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट को और ज्यादा बढ़ाया गया है। अब ये छूट कैसी है ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि केंद्र ने राज्यों को जोन डिसाइड करने का मौका दिया था। लिहाजा हरियाणा सरकार ने भी सभी 22 जिलों को ऑरेंज जोन घोषित कर दिया। औद्योगिक और सभी कमर्शियल गतिविधियों को छूट दे दी गई। सभी बाजार और दुकानें खोलने की भी छूट है, लेकिन बाजार खुलने और बंद करने का समय तय करने का अधिकार प्रशासन के पास है। अब मनोहर सरकार अंतरराज्यीय बसें चलाने की भी तैयारी में है और सरकार ने बाकायदा पड़ोसी राज्यों को इसको लेकर के एक पत्र भी लिखा है, लेकिन रोडवेज की बसें अब दिल्ली जाने भी लगी। तो आज की बड़ी बहस की शुरुआत खास मेहमानों के साथ करेंगे, लेकिन उसके पहले ग्राफिक के जरिए आइए आपको दिखा देते हैं कि लॉकडाउन 4 में हरियाणा को किस प्रकार की छूट दी गई है। हरियाणा के सभी 22 जिले ऑरेंज जोन में रख दिए गए हैं और औद्योगिक और सभी कमर्शियल एक्टिविटीज इन सारे 22 जिलों के अंदर शुरू कर दी गई हैं। उद्योगों को पूरे स्टाफ के साथ काम करने की छूट लॉकडाउन 4.0 के अंदर दे दी गई है। सभी बाजार और दुकानें खोलने की भी जो छूट है वो दी जा चुकी है और प्रशासन बाजार खुलने और बंद करने का हालांकि जो समय है वो निर्धारित करेगा। ये स्थानीय प्रशासन को इंगित किया गया है। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक पास की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। सरकारी दफ्तर खुल चुके हैं, यानी कि जो आवागमन है वो आपको सुबह 7 से शाम 7 बजे तक अब अमूमन अन्य दिनों की तरह ही दिखेगा। अंतर्राज्यीय बसें चलाने की भी तैयारी बाकायदा की जा चुकी है। सरकार ने इसको लेकर के पड़ोसी राज्यों को पत्र भी लिख दिया है कि इसकी जो रूपरेखा है वो अब तैयार हो जाए। रोडवेज की बसें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली जाने भी लगी हैं, ये बहुत अहम है। तो कुल मिलाकर के जो लॉकडाउन 4.0 है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो तमाम छूट और सहूलियतें हैं वो फिलहाल दी जा चुकी हैं। अब आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले कुछ अहम सवाल उस पर भी आज नजर डाल लेते हैं। आज की बड़ी बहस के कुछ प्रमुख सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि क्या ऑरेंज जोन करने से जो हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कोरोना से भी लड़ना है और हालात को भी ठीक करना है। इंटर स्टेट बस चलाने से रोडवेज का क्या घाटा कम होगा? ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है, क्योंकि अंतरराज्यीय बस परिवहन को शुरू करने को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से बाकायदा जो अन्य राज्य हैं उनको एक पत्र भी लिखा गया है, लेकिन इससे क्या रोडवेज का घाटा कम होगा? आज इस पर चर्चा करते हैं। इन्हीं तमाम सवालों के साथ कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत विजेंद्र नेहरा जी सबसे पहले आपसे ही करेंगे और आज का जो हमारा पहला सवाल है, 22 के 22 जो जिले हैं उन सभी को ऑरेंज जोन में रख दिया गया है और इसके अलावा वहां पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उनको एक तरीके से सुचारू रूप से चलाने की जो पूरी व्यवस्था है वो आप लोगों के द्वारा बना दी गई है, लेकिन आंकड़े तो अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसको कैसे देखा जाए और क्या ऑरेंज जोन करने से जो हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे? आपका पहला कमेंट चाहूंगा विजेंद्र नेहरा जी। देखिए आयुष जी, जिस तरह से भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अधिकार दिया था कि इस समय जोन की जो स्थिति है लॉकडाउन 4 में, राज्य सरकारें अपने हिसाब से उसको तय करें, अपने हिसाब से उसको देखें कि कौन कौन जोन में रखना है किस किस जिले को। तो 22 के 22 जिले जो हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं उनको ऑरेंज जोन में जैसे आपने बताया कि रखा हुआ है। इसमें लगभग सभी चीजों की पूरी तरह से छूट दी गई है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आयुष जी लगभग 250 जो पॉइंट है उनको कंटेनमेंट जोन के रूप में रखा गया है हरियाणा प्रदेश के अंदर।
और चाहे उद्योग धंधे करने की जैसे आपने बात बताई हो, या उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं, आना जाना है, परिवहन के रूप में अगर हम देखें तो रोडवेज की बसों को भी चलने की परमिशन मिली है। आज मैं अगर बात करूं आयुष जी, तो 65 बस हमारी हरियाणा प्रदेश के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में चली है। इसके अलावा दूसरे जो राज्य हैं, जैसे आपने बताया 9 राज्यों को हमने चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है कि वहां बस की व्यवस्था, अंतरराज्यीय बस की व्यवस्था सेवा शुरू करी जाए। इसके लिए भी पूरी तरह से सरकार तैयार है। इसके साथ साथ दिल्ली से चाहे मजदूरों को लाने की बात हो, चाहे दिल्ली के अंदर बस चलाने की बात हो, आज अगर हम रूटों की बात करें तो दिल्ली से जो है अंबाला, कैंट है, भिवानी है, कैथल है, पलवल, नारनौल, पंचकुला, सिरसा, यहाँ से जो बस है दिल्ली से वो चल रही यहाँ पे शुरू हो गई है। इसके साथ साथ अतुल जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आयुष जी, कि जो 52 सीटर बस है, 52 सीटर बस में 30 लोगों को बिठाने की व्यवस्था करी जाएगी और 2,74,000 की जो ऑनलाइन बुकिंग है बसों के लिए वो हो चुकी है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ही बसों में व्यवस्था हो पाएगी टिकटों की। इसलिए क्योंकि अगर बस अड्डे पे लोग जाएंगे तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ होने के चांस हैं। इसलिए सरकार ने ऑरेंज जोन के अंदर 22 के 22 जिलों को रखकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर, और पूरी तरह से चाहे वो सैनिटाइज करने की बात हो, चाहे मास्क वितरण करने की बात हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, चाहे भीड़ हम कोशिश कर रहे हैं कहीं इकट्ठी ना हो, तो हरियाणा सरकार पूरी तरह से तैयार है। और निश्चित रूप से हमारा हरियाणा का जो बाकी राज्यों के अनुपात में अगर हम देखें तो रेशियो बहुत कम है, हमारे यहाँ रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। तो उम्मीद यही करते हैं आयुष जी की हरियाणा प्रदेश इस नहीं विजय नेहरा जी, उम्मीद हम सब यही करते हैं और हरियाणा प्रदेश बहुत जल्द कोरोना मुक्त हो जाए, यही उम्मीद हर किसी की, और पूरा देश कोरोना मुक्त हो, पूरा विश्व कोरोना मुक्त हो, हर कोई यही समय सोच रहा है। लेकिन सवाल इन सब के बीच में बड़ा महत्वपूर्ण ये भी है कि दोनों चीजों को आपको मैनेज करना है। एक तरफ तो चुनौती ये भी बहुत बड़ी है कि तमाम जो गतिविधियां उसको भी शुरू करना है और जो आंकड़ा है वो बढ़े ना, लोग संक्रमित ना हो, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए इस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, जो बात विजय नेहरा जी कह रहे हैं, यही सवाल मेरा आपसे भी है। बसें चलाने का निर्णय ले लिया गया है, तमाम 22 के 22 जो जिले हरियाणा के अंदर उन सभी को ऑरेंज जोन में रख दिया गया है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज पहले हुआ करती थी आम दिनों के अंदर, लगभग वैसे ही शुरू कर दी गई हैं। कुछ पाबंदियां कहीं कहीं पर थोड़ी सी जरूर हैं। कैसे इसको देख पा रहे हो? क्या आपको लग रहा है कि सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया है वो सही है, या इससे इतर कुछ, या इससे अलग कुछ होना चाहिए? आपका कमेंट में चाहूंगा संजीव भारद्वाज जी। आयुष जी, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि ये तो लॉकडाउन 4 के अंदर जो प्रदेश ने निर्णय लिए हैं, हम सभी पार्टीज आज के दिन इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सरकार के हर उस निर्णय के साथ हैं जो पब्लिक के लिए सरकार ले रही है। बसें चलाना कोई गलत नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो लोग सड़कों पे अपनी जानें दे रहे हैं, जो लोग सड़कों पे अपने बच्चों को लेकर खड़े हुए हैं, बसें चलाने से पहले सबसे पहले हम उन लोगों को घर पहुंचाएं, जहां भी सरकारों से तालमेल करना पड़े करके उनको घर पहुंचाएं। दूसरी बात, हम हर उस भीड़ के एरिए को इस महामारी से लड़ने के लिए, जैसे आप फसलों की खरीद फरोख्त है मंडियों में होती है, वहाँ उसको ध्यान रखें। चीज़ें तो आयुष जी देखिए, सारी एक्टिविटीज़ तो स्टार्ट करनी पड़ेगी, जितनी जल्दी हो जाएं, ताकि एक महामारी से बचने के लिए 10 परेशानियां और ना आ जाएं, आर्थिक आ जाए, लोग भूखे मरने लग जाएं, जैसे लोग सड़कों पे मर रहे हैं। तो सरकार का ध्यान ये ऑरेंज जोन के अंदर सिर्फ बसों का गीत गाना, अगर बसों के बारे में ये कह रहे हैं तो सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो लोग सड़कों पे बैठे हैं उनको विधि के हिसाब से उनके घर भेजा जाए, पहली बात। दूसरी बात ये, जो सरकार किसानों के लिए वादा कर रही है, मजदूरों के लिए वादा कर रही है, आप देखें अगर किसी गांव में, किसी शहर में, किसी भी एरिया में कोई 100 आदमी के पास ऐसी चीज है कि भाई उसको पैसे भेजने हैं, तो 10 ही आदमियों के पास वो पैसे गए हैं। कोई भी सही सिस्टमेटिक ढंग से अब तक सरकार इस महामारी से बचने के लिए या महामारी के बीच में लोगों को बचाने के लिए कोई ऐसा काम अभी नहीं कर पा रही। सरकार को और सचेत होना पड़ेगा और संयम से काम करके ये सारी
जितनी भी लोगों के भले के लिए कोई काम करेंगे, हमारी पार्टी और लोग उनके साथ देंगे। ठीक है संजीव भारद्वाज जी, आपका कमेंट मेरे पास आ गया और आप जो बात कह रहे हैं मैं उसका जवाब विजेंद्र नेहरा जी से जरूर लूंगा, क्योंकि किसानों की भी बात आपने की और उसके अलावा उन तमाम जरूरतमंद लोगों की भी आपने बात की कि जिनको ये प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए और उनको उनके गंतव्य तक या तो पहुंचाया जाए या इस कोरोना काल में उन तक मदद पहुंचनी चाहिए। आपका ये सवाल, इसका मैं जवाब लूंगा, लेकिन अमित नेहरा जी भी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित जी, दोनों बातें आपने सुन ली, कांग्रेस का भी पक्ष है और बीजेपी की भी जो बात है वो आप सुन रहे हैं, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपको क्या लगता है, राज्यों के ऊपर तो ये जिम्मेदारी दे दी गई कि अब आप ये फैसला लें, आप ये निर्णय लें कि आपको अपने राज्य के अंदर क्या खोलना है, क्या बंद करना है। हरियाणा सरकार ने फैसला ले लिया कि हम ऑरेंज जोन करेंगे और जितनी भी गतिविधियां उसको हम सुचारू रूप से चलने के लिए आगे हम उसको प्रेषित करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि क्या ये सही है, ये जो निर्णय लिया गया है सही है, या आपके हिसाब से कुछ और होना चाहिए, कुछ और एहतियात बरतते जाने चाहिए थे, या फिर आपको लग रहा है कि ठीक किया जो सरकार ने किया? आपका कमेंट चाहूंगा एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते। वाक्य में तो नहीं कहा जा सकता, एक शब्द में तो नहीं कहा सकता ये सही है या गलत है। ये बहुत बड़ा विस्तृत फलक है इस पूरे परिदृश्य का। सबसे बड़ी बात ये है कि केंद्र ने जो बॉल राज्यों के पाले में सरका दी है वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता मुझे, क्योंकि केंद्र को इसमें ड्राइविंग सीट पे होना चाहिए था और केंद्र को आगे आना चाहिए था, क्योंकि जो जैसे एक विषय उठा है अंतर्राज्यीय जो बसें हैं उनका रूट, एक राज्य अगर चलाना चाहता है दूसरा मना कर देता है। और सबसे बड़ी समस्या जो भारद्वाज जी ने अभी कहा कि मजदूरों की है, आज के दिन सारी चीजें भूल के हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। स्थिति बहुत भयावह है, आप भी लगातार सारा दिन दिखा रहे हैं टीवी पे और चैनल भी दिखा रहे हैं, और चैनलों के साथ साथ अगर कोई बाहर निकल के देखे तो वास्तव में नारकीय जीवन भोग रहे हैं वो लोग। उनके साथ दिक्कत ये है, किसी तरह वो चोरी छिपे मर पढ़ के आगे जाते तो आगे से भी उनको धुतकार दिया जाता, जहाँ के वो हैं वहाँ उनको कहते हैं कि 14 दिन आपको गांव में नहीं घुसना। तो ये बहुत सारी चीजें खड़ी हो गई, उनके लिए जीवन मरने का सवाल खड़ा हो गया है। तो ये समस्या सबसे बड़ी समस्या आज के दिन, सबसे जो विकट हालात हैं जो किसी के आगे हैं, तो इन बेचारे जो प्रवासी मजदूरों के सामने है, इनका कोई ना कोई हल जरूर होना चाहिए। और उनका हल यही हो सकता है कि उनके खाते में उनके पास तुरंत फौरी तौर पर आर्थिक मदद भेजी जानी चाहिए, और साथ में उनको ये भी विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि आप जहाँ पे हैं वहीं रुकिए, वहीं पे आपके रोजगार की फौरी व्यवस्था हो जाएगी। तो उससे कुछ ये होगा, राहत होगी। नहीं तो क्या है कि जो किस्से निकल के आ रहे हैं, जो घटनाएं निकल के आ रही है वो दिल दहलाने वाली है, हृदय विदारक हैं। तो एक तो पार्ट ये हो गया। दूसरी बात ये है कि विकास भी चाहिए, हमें आर्थिक गतिविधियां तो खोलनी ही पड़ेंगी, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जब पूरे देश में 500 मामले थे कोरोना पॉजिटिव के, कोविड-19 के, तो लॉकडाउन फर्स्ट लगा था और इतनी सख्ती हुई थी कि कोई बाहर नहीं निकल पाया था, पुलिस ने भी खूब बल प्रयोग किया था। लेकिन उसकी तुलना में अगर लॉकडाउन 4 की तुलना की जाए तो जब तो पूरे देश में 500 इस तरह के केस थे, आज हरियाणा में 1000 टच कर चुका है आंकड़ा, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी को डर ही नहीं है ये आगे फैलेगा। या तो उस समय हद से ज़्यादा डर गए थे लोग, या देश या स्वास्थ्य कर्मी जो भी हैं, हमारे जो नीति निर्माता हैं, ऐसी सख्ती की लगातार जरूरत है अगर ये संक्रमण हकीकत में इतना खतरनाक है तो, क्योंकि 1000 का आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये संक्रमण बहुत स्पीड से फैल रहा है। बिल्कुल नहीं, बहुत शॉर्ट में अमित नेहरा जी मुझे ये बताएं कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन 4.0 है तो इसके अंदर जो सख्ती है वो और ज्यादा आपके हिसाब से होनी चाहिए थी, क्योंकि आंकड़े ज्यादा बढ़े हैं। सख्ती इस मायने में होनी चाहिए कि देखिए आर्थिक गतिविधियां तो शुरू की जाएं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो आपसी दूरी का मामला है, वो भी सख्ती से लागू किया जाए। अब क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है, दुकानों पे इतनी भीड़ हो चुकी है, फैक्ट्रीज में इतनी भीड़ हो चुकी है, और जो ये प्रवासी मजदूर हैं ये भी निश्चित तौर पे बीमारी फैला रहे हैं बेचारे, इनकी मजबूरी है, ये जानबूझ के नहीं फैला रहे हैं, लेकिन इनके आगे तो कोई है ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का मायना ही नहीं है इनके आगे। तो सरकार को, प्रशासन को, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि इस संक्रमण को आगे बढ़ने से रोके। ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं विजेंद्र नेहरा जी। देखिए, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें इस चर्चा में अभी निकली। एक तो अमित नेहरा जी ये कह रहे हैं कि अब
आर्थिक गतिविधियों को तो आप हमेशा बंद नहीं रख सकते, वो आपको शुरू करना ही पड़ेगा, लेकिन उन सब के बीच में ये तय करना बहुत जरूरी है कि जो मानक बनाए गए हैं उनका सही तरीके से पालन हो। क्योंकि अभी हम लोग पहले दिन की तमाम तस्वीरों को देख रहे हैं, जहां जहां बाजार खुले हैं या जहां जहां भी ढील दी गई है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ना तो मानते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत से तो ऐसे भी हैं जो कि बिना मास्क के भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी ही सुरक्षा नहीं कर रहे हैं तो दूसरों की जान को भी आफत में डाल रहे हैं। यही सवाल मूल आज हमारी बड़ी बहस का था, जिससे शुरुआत मैंने की थी। ऑरेंज जोन में तो आपने जिलों को डाल दिया है, आर्थिक गतिविधियों को तो आप शुरू कर रहे हैं और आपको करना होगा, लेकिन लोग अगर नहीं मान रहे तो फिर इसका उपाय क्या होगा? और इससे अगर संक्रमण और ज्यादा बढ़ेगा तो फिर जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होगी? विजेंद्र नेहरा जी। देखिए आयुष जी, जैसे मजदूरों की भी बात की और जैसे अभी आपने जो सुविधाओं को लेके और साफ सफाई को लेके इसको जो चर्चा की है, आयुष जी देखिए अभी तक हरियाणा प्रदेश से जो मजदूर हैं उनके गृह राज्य छोड़ने के लिए लगभग 2 लाख के करीब मजदूर ऐसे हैं जिनको उनका मेडिकल चेकअप करा के, जिनको निःशुल्क उनके किराए की व्यवस्था करके, उनके भोजन की व्यवस्था करके सरकार ने उनके गृह राज्य छोड़ने का काम किया है। ऐसे लगभग 2 लाख के करीब मजदूर हैं। और इसके साथ साथ आयुष जी हरियाणा सरकार ने ये 100 ट्रेन और 5000 बसों की व्यवस्था उन मजदूरों के लिए की है, उनको उनके गृह राज्य छोड़ने के लिए। इसके साथ साथ कांग्रेस के मित्र जो बात कर रहे थे पैसे के लिए, मैं उनको बताना चाहूंगा कि 16 लाख से अधिक जो परिवार हैं उनके खाते में 619 करोड़ रुपए से अधिक भेजने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने, भाजपा और जेजेपी की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ जो गरीब आदमी है, चाहे उसके खाते में 4-4 हजार रुपए डालने की बात हो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के माध्यम से, चाहे गरीब आदमी को गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे इसके साथ साथ जो ग्रीन कार्ड होल्डर है उन तक को राशन देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दौरान की है। इसके साथ साथ आयुष जी जो आपने बात करी है कि किस तरह से इस बीमारी को रोके, और इसके लिए देखिए अभी भी ऐसा नहीं है कि ऑरेंज जोन के कारण पूरी तरह से छूट दे दी गई है। चाहे वो सिनेमा हॉल है, चाहे वो जिम है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो बार है, यहाँ पे अभी भी पाबंदियां हैं और बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे बहुत सारी पाबंदियां अभी भी हैं। इसके साथ साथ जो जगह नहीं, विजेंद्र नेहरा जी देखिए, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकली है। और अगर विजेंद्र नेहरा जी अगर आप भी निकले होंगे बाहर तो आपने भी देखा होगा ज्यादा भीड़ भाड़ कहाँ होती है। लोग सिनेमा हॉल या मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बड़े अगर खुले हों तो वहां पर तो लोग भीड़ लगाते थे, लेकिन वो बाजार जो कि इतने दिनों के बाद खुले तो जाहिर बात है कि वहां पर भीड़ होगी, लोग निकलेंगे बाहर। और बाजारों के अंदर अगर आप सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक भी छूट देंगे तो उस दौरान जो लोग जा रहे हैं, भारी संख्या में जो पहुंच रहे हैं, जो लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अब तो किसी से कोई पूछताछ नहीं है, बेरोक टोक लोग बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और संक्रमण ज्यादा फैल रहा है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरा मूल सवाल ये था आपसे। आयुष जी देखिए मेरा कहने का मतलब यही है कि चाहे जैसे फरीदाबाद जिले की मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे यहाँ के जो जिला उपायुक्त हैं एस.वाई. यादव जी, उन्होंने एक ऐसा नियम बना रखा है कि भाई कोई भी यहाँ पे अगर बिना मास्क के मिलता है तो उस पर कार्रवाई करती है पुलिस। और इसके साथ साथ हम बाजार की अगर बात करें, क्योंकि गर्मी का समय है, दिन में इतनी भीड़ होती नहीं है, मोस्टली जो भीड़ है वो रात को होती थी। सरकार ने शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति ला दी है, इसलिए शाम ढलते ढलते लोग अपने आप ही खाली हो जाते हैं। दूसरा बाजार के अंदर आयुष जब हम व्हीकल लेके जाते थे, जो बड़े बड़े बाजार है, चाहे बलराम का है, फरीदाबाद का है, चाहे गुड़गांव का है, वहां गाड़ियों को अंदर जाने से रोका जा रहा है। पुलिस वाले उन बाजारों के बाहर मेन गेट पे बैठे हुए हैं और बड़े लिमिटेड लोगों को बड़े हिसाब से अंदर जाने दिया जा रहा है। सैनिटाइज करने के बाद में मास्क चेक किया जा रहा है। तो ऑलरेडी सरकार इन सब चीजों पे बहुत ध्यान दे रही है और हम प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से सरकार के तौर पे कि बीमारी को रोक सके, इसको कवर कर सके और इसको फैलने से हम हरियाणा वासियों को बचा सके इस बीमारी से। ठीक है संजीव भारद्वाज जी, आपने जो सवाल पूछा था उसका भी जवाब दिया और दूसरी चीज ये भी उसके साथ कही गई कि आप लोग जो बात कर रहे हैं दरअसल कि इन लोगों का सहयोग नहीं किया जा रहा है। सहयोग तो हो रहा है, किसानों के खातों में भी पैसे गए हैं, लोगों की मदद भी की जा रही है, जो संभव कर सकती है राज्य सरकार वो कर रही है। इसके इतर और क्या होना चाहिए, यही मेरा पहला सवाल भी आपसे था। आपको क्या लगता है कि और क्या बेहतर हो सकता था? और अगर आर्थिक गतिविधियों को भी शुरू करना है, अर्थव्यवस्था को भी दोबारा से सुचारू रूप से चलाना है, तो फिर इस लॉकडाउन के बीच में और क्या हो सकता था? मैं चाहूंगा कि साथ में फिर वो भी बताते चले। आयुष जी, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मैंने आपको एक बात बोली है आपके चैनल के माध्यम से, विजेंद्र जी को भी बताया कि हम इस वक्त कोई राजनीति करने के मूड में हमें किसी भी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को और नेता को नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपने पूछा कि क्या होना चाहिए, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद किए हुए हैं,
तो सारी गतिविधियां ये स्टार्ट करें, उसमें वो जरूरी भी हैं और करने के लिए हम भी इनके साथ हैं। लेकिन लोगों को एजुकेट करने के लिए जो लोग इनके पास स्पेयर हैं, जैसे मान लें टीचर स्पेयर हैं, तो उन लोगों की ड्यूटीज लगाएं कि भाई कहीं भी, जैसे मंडियों में लोग रहते हैं, इन्होंने मंडियों के लिए अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों को लगाया कि भाई खरीद फरोख्त करो, तो वहाँ साथ ही साथ लोगों को एजुकेट करने के लिए भी लगाएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रदेश के अंदर कोई चीज ये ना कहे हमारी पार्टी ने ये किया। एक सभी पार्टीज के कार्यकर्ताओं को या नेताओं का एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं, उसके साथ एक ऐसी व्यवस्था करें कि सभी पार्टियों से राय लेके कि भाई क्या होना चाहिए, क्या हो, उसमें सभी पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए इनको, ताकि कोई भी चीज, अब आप देखें बार बार मजदूरों का मुद्दा, ये कितनी आसान बात थी। जहां जहां सरकारें हैं इनकी, वहां इन्होंने सभी को, अब हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। मजदूरों को घर भेजने वाले में क्या दिक्कत थी कि हजारों लोग सड़कों पे हजारों किलोमीटर अपने बच्चों को गोदी में लेकर घूम रहे हैं। रोज आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि इतनी दिक्कतें हैं, फिर भी वो खत्म करने के लिए सरकार सीरियस नहीं है। तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, खाने के लिए कहते हैं कि हमने पैसे भेजे, खाना दिया, ये दिया। आप ये बताओ कि 1000 आदमी किसी भी एरिया में है, गांव में है, शहर में है, 100 आदमियों को चीज दे दी तो 900 आदमी ऐसे भूखे, मतलब परेशान हो रहे हैं भूख से, जिसका कोई अंदाजा नहीं है। सरकार धरातल पे आनी बहुत जरूरी है, उसके लिए इनको सभी दलों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। और जो इनके पास स्पेयर स्टाफ किसी भी डिपार्टमेंट का है, जो डिपार्टमेंट में स्पेयर स्टाफ बैठा है, उनको लोगों को एजुकेट करने के लिए, भीड़ ना करें, इससे बचें, यही चीज सारी साथ चलेंगी। अदरवाइज कभी लॉकडाउन का नाम दे दिया, कभी कह दिया हमने ये दिया वो दिया, धरातल पे आप लोग ही बताते हैं कि धरातल पे कुछ चीज नहीं है, सब भूखे मर रहे हैं या सब सड़कों पे अपने घरों में जाने के लिए। इनको एजुकेट करना चाहिए। अभी इस महामारी में घर ना जाएं, जहां हैं वहीं रहें, लोगों के बीच में। अब मान लो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दूसरे डिपार्टमेंट्स को लगाना चाहिए कि सबकी टेस्टिंग हो कि कौन क्या है क्या नहीं। 135 करोड़ 135 करोड़ जनता है पूरे देश में, अब कितने लोगों का टेस्ट हुआ है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैं बहुत ज्यादा, मुझे आंकड़े एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 20, 25, 30 लाख लोगों का, 30 लाख लोगों का टेस्ट करके हम ये 135 करोड़ का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि सबके आंकड़े क्लियर हो गए। सबको हेल्थ जो सुविधाएं, हेल्थ जो वो हैं फैसिलिटी, वो घर घर इस वक्त पहुंचनी चाहिए कि भाई ये बीमार है तो चलिए आप हॉस्पिटल में चलें, ये चलें, उनको समझाएं। तो धरातल पे मुझे लगता है कि अभी सरकार को बहुत जरूरत है काम करने की। ठीक है अमित नेहरा जी की कोरोना के साथ अब हम लोगों को जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, ये बात कह के, और उसके अलावा लोगों को सिर्फ ये कह देने से कि अब आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है और तमाम चीज़ों के अंदर जो सहूलियतें हैं वो धीरे धीरे दी जाने की कोशिश की जा रही हो, क्या लग रहा है कि इससे तो खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा? क्योंकि लोग नियम कानून होने, प्रशासनिक डंडा होने के बावजूद भी नहीं मानते हैं। इतनी आसानी से आपको लगता है कि ऐसे निपटा जा सकता है इन चीज़ों से? नेहरा जी, आपने मेरे से कहा है। देखिए आयुष, फिलहाल तो लगता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है कि इस तरह की चीज़ें इसका पालन होगा, क्योंकि जो कर्फ्यू का एक कंसेप्ट बता रहे हैं कि 7 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाएगा, तो 7 बजे के बाद भी सामान्य क्रियाएं चल रही हैं हर जगह, आपने देखा होगा। तो इसका मतलब, कर्फ्यू का मतलब ये भी नहीं कि आप डंडे मारें, आप लोगों को भगाएं। इसका सीधा सीधा ये है कि आप डिस्टेंस मेंटेन करें, वो चाहे 7 बजे से पहले हो शाम के, चाहे 7 बजे के बाद में हो। मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस दुकानों के खुलने का टाइम सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक कर दिया, और दूसरा ओड इवन कई जगह कर दिया कि एक दिन ये दुकानें खुलेंगी, एक दिन दूसरी दुकानें खुलेगी। तो उससे क्या होगा कि उससे तो भीड़ बढ़ा रही है सरकार ही खुद। मान लिया 10 दुकानों की जगह 5 दुकानें खोली जाए तो वो भीड़ 5 पे जाएगी, उसकी बजाय अगर 10 की 10 खुलेंगी तो भीड़ कुछ कम भी होगी ना, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें।
और ये थोड़ी है कि 7 बजे के बाद कोरोना नहीं होगा किसी को, 7 बजे के बाद अगर बाहर निकल गया तो उसको कोरोना हो जाएगा। ये टाइमिंग बांधना गलत है, कि टाइमिंग बांधना गलत है। आप लोगों को ये एजुकेट करें, आप दुकानदारों को ये एजुकेट करें, आप उद्योगपतियों को ये एजुकेट करें कि आप कुछ भी करें लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें। टाइम बाउंड करना या एक फिक्स करना कि कुछ ही इतने टाइम में नहीं अमित नेहरा जी, देखिए मूल सवाल तो यही है ना। देखिए मैं यही तो आपसे पूछ रहा था कि लोग जब पालन कर ही ना रहे हो, लोगों को खुद पता है कि इतनी बड़ी बीमारी है, इतने दिन घरों के अंदर भी लोगों को बैठना पड़ा। अब अगर सरकार कोई सहूलियत दे रही है और साथ में आपको बार बार ये बात कह रही है, और ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसको न पता हो आज के समय में कि उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, उसको मास्क लगाना है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजारों में जाकर के अगर भीड़ लगा रहे हो, बिना मास्क के ही घूमते हुए नजर आ रहे हो, या फिर बिना बात के ही जरूरत नहीं है तब भी सड़कों पर अगर घूम रहे हो, तो फिर इसका उपाय और इलाज क्या हो सकता है? क्या कोई सरकार इस स्थिति में हो सकती है कि पूरी तरीके से इस तरीके से इन सारी चीजों को कंट्रोल कर ले? मुझे लगता है ऐसे में तो बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। देखिए आयुष, ये हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये सरकार के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। कोरोना या कोविड-19 तो अभी आया है प्रचलन में, उससे पहले क्या था कि 2 चीजें थी। हम अगर सड़क पे चले तो 2 व्हीलर पे हमें हेलमेट लगाना जरूरी है, अगर कार में चले तो सीट बेल्ट बांधनी जरूरी है। उससे खतरा किसको है? मान लिया मैं हेलमेट ना लगाऊं 2 व्हीलर पे तो किसी और के लिए खतरा थोड़ी है, वो खतरा मेरे लिए है। अगर मैं कार ड्राइव कर रहा हूं तो मैं सीट बेल्ट ना लगाऊं तो खतरा किसके लिए? मेरे लिए है। तो ये जो कानून बनाए हैं ये अपनी सुरक्षा के लिए हैं, ताकि हमारे जो स्वास्थ्य तंत्र है उस पर ज़्यादा भार ना पड़े। और सरकार की जो पहली जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा करना, तो उसकी तरफ एक कदम है। तो जब लोग हेलमेट नहीं पहन रहे, इतने साल से ये कानून बना हुआ है, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, तो ये 1 महीने के अंदर जो ये नई चीजें इम्प्लीमेंट की है तो इसको आसानी से लागू होगा। ये थोड़ी सी दिक्कत है इसमें तो थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़े तो करना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि 2 चीजें हैं राज्य में और देश में, कि या तो इतनी सख्ती से लागू कर दिया जाता है उस चीज को कि लोगों में इतना ज्यादा डर बैठ जाता है कि वो त्राहिमाम करने लग जाते हैं, या इतना ढीला छोड़ देते हैं कि उसमें हम यूज्ड टू हो जाते हैं ढीला छोड़ने के। उसकी बजाय ये है कि हम मौके पे ही थोड़ा बहुत करें। अब डंडे मारना भी गलत है। फरीदाबाद का एक वीडियो आया था जिसमें एक पुलिसकर्मी ने आंख फोड़ दी थी एक बच्चे की, तो उस तरह की चीजें भी गलत हैं। उसमें यह है कि आप वहाँ पे उसको थोड़ा बहुत शर्मिंदा करें, थोड़ा बहुत समझाएं और एक अच्छे नागरिक बनने का संदेश दें, तब जाके ये संभव है। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक ये चीजें नहीं बदलने वाली। जी आयुष। ठीक है। अब विजय नेहरा जी, देखिए सरकार जो काम कर रही है उससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन और बेहतर होना चाहिए। और कुल मिलाकर के अगर जिस्ट हम लोग देखें तो वो यही इस चर्चा का बार बार आ रहा है सामने कि आर्थिक गतिविधियों को तो शुरू करना ही होगा, क्योंकि उससे भी लोगों की जो जान है और वो जुड़ी हुई है। क्योंकि आर्थिक गतिविधियां नहीं होंगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो वो कैसे खाएंगे और कब तक सरकार किसी का जो खर्च है वो उठाएगी। लेकिन उन सब के बीच में बड़ा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि अगर चुनौतियां भी लगातार बरकरार हों, तैयारियां भी पूरी तरह से मुकम्मल नजर ना आ रही हों, तो फिर भी जान का खतरा बरकरार रहता है। क्या आपको लग रहा है कि जो तैयारियां हैं उसके अंदर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर सख्ती बरतने की या उसके अंदर परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और इस दिशा में भी सरकार की तरफ से प्रयास किया जाएगा? शायद इस वजह से भी लॉकडाउन के अंदर जो ढील है वो दी गई है मौजूदा समय में। आयुष जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी नेहरा साहब ने भी जिक्र किया टाइमिंग का, तो नेहरा साहब को मैं बताना चाहूंगा क्योंकि शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जो कर्फ्यू वाला जो एक नियम बनाया है वो भारत सरकार के नियम को पहले से ही चला आ रहा है। जो दूसरा जो कांग्रेसी हमारे साथी हैं उन्होंने जो सुझाव दिया था सर्वदलीय बैठक का आयुष जी, तो उनको शायद ध्यान होगा इस चीज का कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी कई बार भूपेंद्र हुड्डा जी और अभय चौटाला जी और सर्वदलीय बैठक सभी नेताओं को साथ लेकर बीच में करते रहे हैं, और इसके लिए विपक्ष के लोगों का भी अभी तक सहयोग मिला है। बीच में रणदीप सुरजेवाला जी एक तरह से झूठे आरोप सरकार पर लगाते हैं, लेकिन इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा जी ने फिर भी काफी सपोर्ट किया है सरकार को। तो इसके साथ साथ जिस तरह से मंडियों की बात अभी कर रहे थे, मंडियों में अगर हम देखें तो पहले भी सरकार ने व्यवस्था की है, आगे भी व्यवस्था कर रहे हैं। और आयुष आज की डेट में तो देखिए हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो 70 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। लगभग गेहूं 80-90% खरीदा जा चुका है। तो मंडियों के अंदर जो व्यवस्था सरकार ने की थी वो बहुत अच्छी व्यवस्था की थी गेहूं की दृष्टि से,
और वहां पे हमने कांटे पे तोल की व्यवस्था भी रखी थी मजदूरों के लिए, किसान के लिए, आड़ती के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कोरोना की दिक्कत होगी तो 10 लाख रुपए का बीमे की सुविधा भी वहां पे की थी, सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क वगैरह की व्यवस्था भी वहां पे की थी। इसके साथ साथ मजदूरों की जो बात की आयुष जी, तो हर जिले के अंदर हरियाणा प्रदेश के जिला उपायुक्तों के माध्यम से, चाहे वो सरकारी स्कूल है, चाहे वो हमारा जिला का कोई सरकारी वहां पे कार्यालय बना हुआ है या समुदाय केंद्र बना हुआ है, बरात घर बना हुआ है, वहां पे भी एक एक जिले के अंदर 20-20, 30-30, 50-50 ऐसे जोन बनाए हुए थे जहां पे प्रवासी मजदूरों के रुकने की व्यवस्था थी, उनके लिए भोजन की व्यवस्था थी। नहीं और उनके लिए विजय नेहरा जी, देखिए, मैं इसीलिए मैंने शुरुआत में ही और सवाल में भी मैंने ये कहा कि जो अच्छा कर रहे हैं उस पर किसी को कोई एतराज नहीं, और सरकार कर रही है उस पर भी किसी को कोई वो नहीं है। बात यह है कि नई व्यवस्थाओं के अंदर जो और तब्दीलियां हैं वो कैसे होनी चाहिए, इसी पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अमित नेहरा जी ने इन सबके बीच में उठाया था, वो उन्होंने ये बोला कि जब हमारे यहाँ केसेस की संख्या कम थी तब हमने लॉकडाउन 1 की शुरुआत की, और जब केस हमारे लाख तक पहुंचने वाले हैं, हरियाणा के अंदर 1000 का आंकड़ा छूने वाले हैं, तो हम छूट दे रहे हैं। आखिर ये किस आधार पे, और अगर कर रहे हैं तो फिर क्या उसकी तैयारियां आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मुकम्मल है? देखिए आयुष जी, निश्चित रूप से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन आपने सुना होगा कि वो बता रहे थे जिस समय लॉकडाउन फर्स्ट की जो घोषणा हुई थी, हमारे देश के अंदर एक भी पीपी किट बनती थी, और आज N95 की हम बात करें तो 2-2 लाख की संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमारा देश उसको बना रहा है। तो इस दौरान चाहे वो वेंटिलेटर की बात हो, चाहे आइसोलेशन वार्ड की बात हो, चाहे वो मास्क की बात हो, चाहे सैनिटाइजर की बात हो, इस दौरान अपने आप को हमने तैयार किया है, चाहे वो प्रदेश के रूप में हो, चाहे वो हमारे देश के रूप में हो। और जहां तक बात है छूट देने की, तो आयुष जी देखिए, इतना लंबा समय हो गया, लगभग 55 दिन से अधिक हो गए, 60 दिन होने को आए हैं। तो इतने लंबे समय में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी जरूरी है और जहान भी जरूरी है, तो इसके साथ साथ हमें औद्योगिक गतिविधि करानी पड़ेगी। लोगों को 3-3 महीने की EMI की छूट पहले दी थी, आगे भी उसमें काफी छूट देने का प्रावधान है। लेकिन हमने अगर ओनर से अगर कहते हैं कि कंपनी के मजदूर को आप सैलरी दीजिए, तो ओनर ने और जो कंपनी के मालिक उन्होंने भी ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया था कि हम कंपनी बंद पड़ी है, कब तक अपने मजदूरों को हम सैलरी देंगे। इसलिए कंपनियों को खोलना भी बहुत जरूरी था, गतिविधि चलाना भी बहुत जरूरी था। इसके साथ साथ सेफ्टी और सुरक्षा के जो भी उपाय सरकार कर सकती है अपने स्तर पे, चाहे भारत सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी दिन में कई बैठकें आयुष जी इस विषय को लेकर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विषय को देख रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी जो नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं को बीच बीच में निर्देश देते हैं, बताते हैं, और हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो लाखों की संख्या में है, लगभग 50 लाख कार्यकर्ता हमारे सक्रिय हैं। लेकिन एक सवाल संजीव जी ने भी उठाया था विजय नेहरा जी कि कम से कम जो तमाम विपक्षी पार्टियां उनके साथ बैठ करके भी एक कोई समन्वय होना चाहिए था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सारे प्रदेश के जितना भी विपक्ष है वो अगर जुड़ जाता और सबकी राय शुमारी अगर हो जाती तो हो सकता है कि कुछ और बेहतरीन जो विकल्प हैं वो निकल कर सामने आ सकते थे। थोड़ा सा इस विषय में भी कहीं चूक हुई है क्या? यही बात भी कह रहे थे संजीव भारद्वाज जी। आयुष जी, मैंने इस बात का भी जवाब आपको दिया था कि आप सबने देखा होगा कि एक बार नहीं कम से कम 4 से 5 बार माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वदलीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूपेंद्र हुड्डा जी को, अभय चौटाला जी को साथ में लेकर के और किरण चौधरी जी को साथ में लेकर के बैठक कर चुके हैं, और विपक्ष ने पूरी तरह से सहयोग करने का आश्वासन भी दिया था। वो अलग बात है कि विपक्ष ने जो सहयोग करने के लिए बोला था, देखिए उतना सहयोग सरकार को मिल नहीं पाया, क्योंकि अगर देखें हम रणदीप सुरजेवाला जी के माध्यम से, तो वो मजदूरों की आज इस तरह से मजाक उड़ाते हैं, बार बार अपमान करते हैं गरीबों का, मजदूरों का। निश्चित रूप से भूपेंद्र हुड्डा ने जरूर गंभीरता दिखाई है इस दौरान। उन्होंने इस तरह से कोई भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय उन्होंने सरकार का सहयोग करने पे जोर दिया है। लेकिन फिर भी हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि विपक्ष इस मामले पे कोई राजनीति ना करके सरकार को सहयोग करेगा, और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी या हरियाणा प्रदेश के अगर कांग्रेस के मुखिया अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी ऐसे ही अपील करते हैं जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं, और भाजपा के सभी कार्यकर्ता ब्लड डोनेशन कैंप लगाने ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संजीव भारद्वाज जी, विपक्ष ने कहा तो कि वो साथ देगा, और आप भी बार बार कह रहे हैं, डिबेट में भी आपने शुरुआत में भी ये बात कही, बाद में भी दोहराया आपने कि हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कहा जा रहा है ऐसा, लेकिन दरअसल हकीकत यह है कि राजनीति बहुत सारे मसलों पर हुई है। संजीव भारद्वाज जी, आपसे मेरा सवाल है। हाँ जी।
एक बार रिपीट करें आयुष जी। भरद्वाज जी, मेरा सीधा सवाल यह है कि आप कह तो रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि राजनीति आप लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले रहे जिस पर राजनीति हुई है। सुरजेवाला का जिक्र बार बार विजेंद्र नेहरा जी भी कर रहे हैं कि हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो एक विरोध है वो सुरजेवाला की तरफ से देखने को मिला है। वो इस बात को कह रहे हैं, होना यह चाहिए कि विपक्ष अगर कह रहा है कि वो सरकार के साथ में है तो फिर उसको सुझाव देने चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूंगा जवाब दें। आयुष जी, मैं आपको बताऊं, मेरे साथी प्रवक्ता विजेंद्र जी जो कह रहे हैं शायद इनके नॉलेज में ये नहीं है। हमारी जो प्रदेश की अध्यक्षा हैं शैलजा जी, कुमारी शैलजा जी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस की तरफ से इन मजदूर प्रवासी मजदूरों के लिए भेजने के लिए 40 लाख का, शायद इनको पता नहीं है, 40 लाख का चेक भी दिया कि भाई जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं सोनिया जी के, उनके निर्देश पे उनको फंड भी दिया 40 लाख का कि इनको भेजने का प्रबंध करें, ऐसा करें। जहां तक ये रणदीप जी की बात कह रहे हैं, ये मुद्दे अब आप देखिए कि किसी पोस्ट को ये 100 आदमियों की पोस्ट को निकालते हैं और उसमें मान लो 50,000 एप्लीकेशन आ जाती हैं और गरीब बच्चों की, जो आजकल कोई भी बेरोजगार ऐसे घूम रहे हैं, बेरोजगारी ऐसे दांव बन के उनको घेर रही है, उनके पैसे ले लिए जाते हैं जो फार्म पे वो भरते हैं। मान लो किसी के फार्म पे 500 रुपए भरे, 600 फंड्स इकट्ठा कर लेते हैं, फिर थोड़े दिन बाद 2 साल वो बच्चा पागलों की तरह घूमता रहता है और उसके बाद उसको कह देते हैं कि नहीं, ये जो आपकी परीक्षा थी ये कैंसिल कर दी। तो ये मुद्दे भी साथ की साथ जो सरकार कर रही है, हम एक सही विपक्ष के नाते रणदीप जी इन मुद्दों को उठाते हैं, इनमें परहेज नहीं करना चाहिए। जब ये चाहते हैं कि सारी बात साथ चले, ये जो मर्जी करते रहें, अब आज ये कुछ भी कह देते हैं, जब भी इनका फेलियर नजर आता है, जब भी ये ऐसा लगता है इनको फेलियर, ये बोलते बोलते हैं, धरातल पे ये कोई चीज को ठीक करने के लिए हमें नहीं लगता कि जिस हिसाब से इनको ठीक करनी चाहिए ये सक्षम रूप से ठीक कर रहे हैं, ऐसा कुछ हमें नहीं लग रहा। और रणदीप जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। नहीं, संजीव भरद्वाज जी, मुझे एक 2-3 पॉइंट जरा समझा दीजिए, क्योंकि आप ये बार बार कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कहा जरूर जाता है, क्योंकि वादे बहुत होते हैं, घोषणाएं बहुत होती हैं, लेकिन जमीन पर वो नहीं होते हैं। ऐसी कौन कौन सी बड़ी ऐसी खामियां आपको नजर आई इस लॉकडाउन के दौरान, जो आपको लगता है कि सरकार चाहती तो बहुत बेहतर तरीके से मैनेज हो सकता था, वहां पर बड़ी खामी रही? मैं चाहूंगा उसको इंगित जरूर करें, मैं उसका जवाब लेता हूं नेहरा जी से। मैं आयुष जी आपको बताऊं, आप मजदूरों का मामला आज बहुत गंभीर मामला है। आप बताएं, क्या आप हमसे ज्यादा सारा दिन टीवी चैनल पर रहते हैं, आप बताएं क्या ये समस्या सरकार हल कर पाई है? नंबर 1। नंबर 2, जो किसान अपनी फसलों को लेके खड़े हैं, जिनकी फसलें खत्म होगी, जिनके पूरे पैसे नहीं आए, क्या ये सरकार सारी फसलों को खरीद पाई है? आप ही बताएं। नंबर 3, जो लोग भूखे मर रहे हैं, क्या करते हैं ये लोग कि वहां जो वैसे संस्थाएं होती हैं, धार्मिक संस्थाएं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उनके जुम्मे लगा देते हैं। वो कितने आदमियों को उनकी जिम्मेवारियां निश्चित कर देते हैं। 10,000 आदमी भूखे हैं तो वो बेचारे 1000 आदमियों को दे देते हैं। कोई प्रॉपर वे से कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। नंबर 4, जो बच्चे घूम रहे हैं, सारी प्रक्रिया इन्होंने बेरोजगारी की बढ़ती जा रही है, इतना जो लगे हुए हैं उनको हटा रहे हैं कि भाई आप 3 महीने से लगे हुए हो, सरकार पैसे नहीं दे सकती। नंबर 5, आप ये बताएं, इन्होंने कह दिया कि ओड इवन से शॉप्स खुलेंगी। एक आदमी ने 1 महीने के लिए रेंट देना है, किसी का रेंट 2 लाख है, किसी का 3 लाख है। अगर वो 15 दिन खोल पाएगा तो बाकी रेंट वो कहां से 15 दिन का देगा? कोई
प्रॉपर ढंग ठीक से है, इनका ठीक है कोई संजीव भी भारद्वाज, इसलिए मैं system चाह रहा था ऐसा थोड़ा नहीं है स्पेसिफाई हो जाए तो उसका जो जवाब कि बेहतर आएगा। मैं इसका वर्ग जवाब को विजेंद्र नेहरा जी से साथ जरूर लेके लूंगा, लेकिन अमित नेहरा जी ये बताइए कि जो बात संजीव भारद्वाज जी कह रहे हैं, क्या उस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई में ये मोटे मोटे वो 4-5 या 10 बेसिक पॉइंट हैं जहां पर बहुत बेहतर काम हो सकता था, उसमें कहीं कमी नजर आई है कोरोना काल के अंदर, या सरकार सिर्फ कहती है और जमीन के अंदर जो हकीकत है या जमीन पर जो हकीकत है वो इससे बिल्कुल इतर होती है या उससे बिल्कुल अलग होती है? अब देखिए आयुष, तो ये नहीं कह सकते कि हम की सरकार ने कुछ नहीं किया, या हम ये नहीं कह सकते कि सरकार ने सब कुछ गलत किया। देखिए अगर काम होता है तो गलतियां भी होती हैं। हमारा दायित्व तो ये है कि हम ये बताएं कि ये किया जाना चाहिए और ये नहीं किया जाना चाहिए। और एक बात इसमें बार बार उठ रही है बहस में कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति नहीं करेंगे। भाई राजनीति तो होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल है तो आप राजनीति करें, आप दुष्ट नीति ना करें, गलत नीति ना करें। वो गलत नीति को राजनीति का रूप दे दिया जाता है, कह दिया जाता है, वो गलत है। आप राजनीति करें, स्वच्छ राजनीति करें, स्वागत है आपका, आप अच्छे सुझाव दें। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात ये है, अभी जो मैंने बात कही थी कि 7 बजे के बाद कर्फ्यू है इस प्रदेश में, सुबह 7 बजे से पहले, शाम को 7 बजे के बाद। अगर यही कर्फ्यू है तो आप कर्फ्यू का मजाक उड़ा रहे हैं। जिस तरह हम धारा 144 लगा देते हैं, और धारा 144 का क्या मतलब है ये बच्चा बच्चा जानता है पूरे प्रदेश का, देश का। तो कर्फ्यू को इतना हल्का मत बनाइए आप। मेरी गुजारिश है प्रदेश सरकार से कि आप अगर कर्फ्यू लगाना है तो कर्फ्यू लगाइए, लेकिन इतना हल्का ना बनाइए कि उसका मजाक करने लगे। भाई आप कोई भी निकल के देखो, 7 बजे के बाद सब कुछ सामान्य है, तो इसमें कर्फ्यू का मजाक उड़ाया जा रहा है और कुछ नहीं है। इससे बेहतर है आप ये शब्द कहना ही बंद कर दें, आप ऑर्डर वापस ले लें कर्फ्यू के। अगर कर्फ्यू लगाना है तो तरीके से लगाए, पहली बात। दूसरी बात ये है, सरकार की गलतियां कहाँ रही? सरकार की सबसे बड़ी गलती ये रही, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ 25 मार्च को, तो अपील की गई और एक तरह से आदेश था, आदेशात्मक अपील कहूंगा मैं तो, कि जो मकान मालिक है वो किराया नहीं ले सकते किराएदारों से। भाई ये कौन सी बात है? भाई सरकार को क्लियर करना चाहिए, क्यों नहीं ले सकते किराएदारों से किराया क्यों नहीं ले सकते? क्या या तो सरकार को ये करना चाहिए कि उनका जो किराया है वो सरकार देगी मकान मालिकों को, या फिर ये अपील की जा सकती थी, भाई आप मानवता के नाते ये इनसे किराया ना मांगे, स्थितियां जल्द ही सामान्य होंगी, 2 महीने में सामान्य हो, 3 में सामान्य हो, उसके बाद ही किराया दे देंगे, आप इनका किराया पेंडिंग कर दीजिए। कुछ तो ऐसी बात होती, क्योंकि इसका कोई लीगल आधार नहीं था, ये कानून में कहीं नहीं ठहरता था। जब लोग हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ये बात, बोले भाई क्यों नहीं ले सकता। तो सरकार को यह भी क्लियर करना चाहिए कि उन्होंने इस तरह की गलत हरकत क्यों की। दूसरी बात, उद्योगपतियों को उन्होंने अपील की सरकार ने कि आप इनको पूरा वेतन दें। अब उद्योगपतियों की बात सुन लें, हम ये नहीं कि हम मजदूरों की बात करेंगे, उद्योगपतियों के जूते भी पहन के देखेंगे अपने पैरों में। भाई सरकार ने 2016 में नोटबंदी लागू की, नोटबंदी में क्या बुरा हाल हुआ और कितने दिन तक रहा वो सब सारा संसार जानता है। इसके चर्चे दूर दूर तक रहे थे कि इकोनॉमी से मंद होगी, इससे नेगेटिव ग्रोथ होगी, और वो हुई। उससे क्या हुआ कि उद्योग उससे काफी प्रभावित हुआ, उद्योग बंद हो गए। उसके 1 साल बाद आपने जीएसटी लागू कर दी। जीएसटी लागू करना अच्छी बात थी, लेकिन कम से कम नोटबंदी से तो उभरने देते लोग उद्योगों को। जीएसटी के जो प्रभाव है लंबे जो दूरी है, लंबे समय के बाद तो ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन फिलहाल उद्योग इससे दबा हुआ था। तो पहले ही उद्योगपति मरे पड़े थे, आप उनको कह रहे कि आपके यहाँ कोई प्रोडक्शन भी नहीं, आपके पैसा भी ना आए और आप इनको पूरे पैसे दो, कैसे पॉसिबल है? ये गणित समझाए सरकार। तो उससे क्या हुआ कि उद्योगपतियों में भी निराशा फैली, उनको भी पैनिक हुआ, यार कभी तुम्हारी कंपनी ना सील कर दे, तुम्हारी इंडस्ट्री ना सील कर दे, तुम्हारे पास कोई नोटिस ना आ जाए। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और अप्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों को कह दिया कि हम नहीं देंगे। भाई इस तरह की चीजें हैं। तो ये चीजें जो हैं सरकार को एक अपील करनी चाहिए थी कि इतने दिन में, क्योंकि पहली बात आयुष में एक और क्लियर करना चाहता हूं कि कोविड-19 से लड़ाई वैक्सीन या दवाई से नहीं है, डाटा के साथ है लड़ाई, आंकड़ों से लड़ाई है। विश्व के बाकी देशों से जो आंकड़ा हमें प्राप्त हो रहा है उसके आधार पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो डाटा ये देखना चाहिए था सरकार को कि कितने दिन में स्थिति सामान्य होगी, तो उस चीज का करें आप कि सितंबर में सामान्य हो जाएगी, अक्टूबर में सामान्य हो जाएगी, उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, तब तक आप उधारी कर लो। कुछ इस तरह की चीजें हमें कंस्ट्रक्टिव वे में रखनी चाहिए थी। लेकिन सरकार एक तरफ तो ये कह रही है कि हमने ये किया, दूसरी तरफ वो डराने का भी प्रयास कर रही है। दोनों चीजें गलत है। सरकार को आंकड़ों के आधार पे कहना चाहिए था, मानवीय आधार पे उनके एक अपील करनी चाहिए थी। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। विजय नेहरा जी अब जवाब दे दें क्योंकि सवाल आपके लिए बहुत सारे हैं। अमित नेहरा जी ने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए, संजीव भारद्वाज जी ने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। मैं समझ गया आयुष जी, मैं एक करके जवाब देता हूँ। आयुष जी देखिए, तो मजदूरों की जो इन्होंने बात की, मैं बताना चाहूंगा मेरे कांग्रेसी मित्र को कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 लाख और पूरे देश के अंदर 20 लाख से अधिक मजदूरों को उनके गृह राज्य में ये सरकारें, हरियाणा प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार छोड़ चुकी है। इसके साथ साथ करोड़ों रुपए हरियाणा सरकार मजदूरों के ऊपर खर्च कर चुकी है। निःशुल्क ट्रेनों में उनको भेजा है, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था वहां पे की है और कांग्रेस ने इस बारे में कोई सहयोग नहीं किया। रेल मंत्रालय ने आयुष जी बड़ा स्पष्ट किया था कि जब सारा 85% रेल मंत्रालय दे रहा है, 15% राज्य दे रहा है, तो कांग्रेस सरकार क्या दे रही है, कुछ नहीं दे रही। पहली बात। दूसरा, किसानों की इन्होंने बात कर ली। 70 लाख मीट्रिक टन किसान का गेहूं हमने खरीदा है। इससे पहले आप बताइए आपने कब खरीदा? किसान का जो 400 से लेके 450 मंडियों में खरीदा जाता था, उसको 1800 से अधिक केंद्र बना करके हमने खरीद करी। इसके साथ साथ अतुल जी जो इन्होंने रोजगार की बात करी, मैं बताता हूँ कांग्रेस पार्टी रोजगार की पोल खोलता हूँ आयुष जी, आपको भी एक हेडलाइन दे देता हूँ। 2006 के अंदर इन्होंने पीटीआई शिक्षकों की जो भर्ती करी थी, 2010 में जिनको ज्वाइनिंग दी थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस भर्ती को रद्द कर दिया है। और रद्द किस बेस पे किया है? उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इन्होंने 2 बार उसमें टेस्ट कराए थे, वो टेस्ट में लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। उसके बाद हुड्डा जी ने पेपर ही नहीं कराया, टेस्ट ही नहीं कराया, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे पीटीआई भर्ती कर लिए। और इन्होंने 2000 के करीब युवा, उसके साथ साथ हजारों की संख्या में उनके परिवारों को बर्बाद कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो भर्ती रद्द कर दी है। ये ऐसा भ्रष्टाचार करते थे, वो कहां जाएंगे, उनके परिवार क्या कहेंगे? और इसमें असली गुनाहगार पीटीआई शिक्षक नहीं है, इसमें भूपेंद्र हुड्डा जी और उनकी पूरी सरकार दोषी है। इनके खिलाफ उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का ये काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी की हुई भर्तियों को, इनके पाप आज भी सामने आ रहे हैं। इनके जो किए हुए भ्रष्टाचार थे आयुष जी, वो आज भी सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आयुष जी, मैं बताना चाहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ, 1 लाख सरकारी नौकरी और 5 लाख प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से रोजगार देने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है। 2 लाख जो सक्षम युवा योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। ठीक है, आइए 1 मिनट सुन लीजिए। बहुत जल्दी से विजय नेहरा जी, क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं है, बिल्कुल समाप्त कीजिए। ठीक है, आप लोगों ने जो अच्छा किया उस पर कोई एतराजी मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन जो सुझाव आ रहे हैं या फिर जो बातें उठी इस बहस के दौरान, मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसका बस बहुत जल्दी से और बिल्कुल शार्प जवाब दें। मैं चर्चा समाप्त करूंगा। कि अपने 5 साल के अंदर आयुष जी मेरे साथ, आयुष जी मेरे साथी 6 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार दिया है, कांग्रेस ने रोजगार छीना है। इन्होंने भ्रष्टाचार किया। इनके टाइम में नौकरियां बेची जाती थी, पैसे से बोली लगती थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो पीटीआई शिक्षकों की भर्ती रद्द की है, इसमें देखना। ठीक है विजय नेहरा जी, अब मुझे लगता है यही समाप्त करना होगा आप किसी बात के साथ। हालांकि यहाँ पर जो चर्चा हो रही वो कोरोना को लेकर के, और मौजूदा दौर में क्या ऑरेंज जोन के अंदर जो तमाम जिले हैं उनको शामिल कर देना ये सही डिसीजन है या फिर नहीं, और इससे कैसे सरकार निपटेगी, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि ये वाकई में सरकार को ही तय करना है कि उसकी आगे की रणनीति और नीति क्या होंगी, लेकिन इन सब के बीच में सरकार को ध्यान ये भी रखना होगा कि जान है तो जहान है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।